ही ज़्यादा आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसमें एक एक चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें एक एक चीज, ठीक है। आ जाइए आप इसमें। मैं स्टार्ट करती हूँ। दिस इज अवर चैप्टर 7 बेटा। दिस इज अवर चैप्टर 7 एंड इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। आप लोग मुझे देख पा रहे हो बेटा? यस मैम। ठीक है बेटा। तो ये जो चैप्टर है ये हमारे लिए चैप्टर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर में विजयनगर, ये जो विजयनगर सिटी है, विजयनगर एम्पायर है, ये कहाँ डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, इसकी क्या फीचर्स थी, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है हमारे हिस्ट्री में, ये चीज़ें हमें आपको इसमें पढ़नी है। तो ये चैप्टर जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अपने आप में जो है ना, आप लोग कई बार देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर अगर आप पीछे वाले उठा करके देखो तो आपको पता लगेगा कि इस चैप्टर में से ना ए नंबर ऑफ टाइम्स मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, और जो है चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो, हर तरह के क्वेश्चन जो है वो इसमें से पूछे जाते हैं। दीपिका, यस मैम। अपना काम कर लो बेटा। मैम ऑप्शन नहीं आ रहा। इसमें मेरे पास भी नहीं आ रहा बेटा आज ऑप्शन। ओके मैम। चलो देखते हैं, जब आ जाएगा तब देख लेंगे, है ना। तो बीच में चेक करते रहना है। ठीक है। इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, ये जो कैपिटल सिटी, ये जो विजयनगर एम्पायर है, ये विजयनगर एम्पायर बेटा 14th to 16th एम्पायर डेवलप रहा था। और उसके बाद इसका जो है ना डिक्लाइन हो गया था ये एम्पायर। ये पूरी तरीके से इसको बर्बाद कर दिया गया था, हमारे पूरी तरीके से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। नहीं तो देखो 14 to 16 सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं, तो 16 सेंचुरी में अगर ये एम्पायर डिक्लाइन हुआ था या एम्पायर जो है ना इसका पतन हुआ था, डिस्ट्रॉय हुआ था, तो इसके र्यून्स हमारे पास अभी तक भी होने चाहिए। जबकि हमारे पास हड़प्पा के भी र्यून्स हैं, तो इसके भी र्यून्स हमारे पास होने चाहिए। लेकिन बेटा इसके र्यून्स हमारे पास जो है ना, ये जो एम्पायर है ये बिल्कुल जो है वो तहस नहस अवस्था में है। और एक्सकवेशंस करके हमें इसके बारे में जानकारी जो है वो मिली है। माने जो थोड़ा बहुत हमें इसके बारे में मालूम है वो सिर्फ जो है वो जो एक्सकवेशंस किए गए हैं और जो र्यून्स अवेलेबल हुए हैं उनके कारण ही, या वही एक हमारे पास एविडेंसेस हैं इसकी स्टडीज के लिए। ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो विजयनगर, ये विजयनगर का मतलब क्या होगा? विजयनगर माने सिटी ऑफ विक्ट्री। विजयनगर मीन्स सिटी ऑफ विक्ट्री। इट वॉज द नेम ऑफ बोथ ए सिटी एंड एन एम्पायर। ये जो विजयनगर है बेटा, ये नाम जो है वो दोनों, एक शहर एक एम्पायर, दोनों का ही नाम है। माने विजयनगर वॉज द नेम ऑफ ए सिटी एंड विजयनगर वॉज द नेम ऑफ एन एम्पायर ऑल्सो। द एम्पायर वॉज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी। मैंने अभी भी आपको बताया था कि इस एम्पायर को जो फाउंड किया गया था, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1336 में हुई थी। 1336 में, तो उसको हम जो है 14th सेंचुरी कहते हैं। इसमें इसका जो है ना डेवलपमेंट शुरू हुआ था, एमर्ज हुआ था ये। एंड इट वॉज स्ट्रेच्ड, माने ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। कहाँ कहाँ फैला हुआ था ये पूरे रिवर के नॉर्थ से लेकर के और पूरे साउथ में, पूरे पेनिनसुला में फैला हुआ था। पेनिनसुला माने पूरा जो नीचे का जो पोर्शन है, पूरा जो साउथ का पोर्शन है, ये वहां तक पूरा फैला हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि इस सिटी का अंत जो है वो कब हुआ? 1565 में। 1565 में ये सिटी जो है वो, इसका अंत हो गया था। ये सेक्ड हो गया था एंड डेजर्टेड हो गया था। Although it fell into the ruin in the 17th and 18th centuries,
It lived on in the memories of people living in the Krishna Tungabhadra Doab. देखो वैसे तो ये पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था, लेकिन कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब माने कि वो जो रिवर एरिया है, रिवर एरिया माने कि जो फर्टाइल एरिया है, उस एरिया में जो लोग रहते हैं उन लोगों की मेमोरीज में ये एम्पायर फिर भी बना रहा और उनकी यादगार या उन्हीं लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्होंने ही इसके बारे में जो है ना इंफॉर्मेशन दी, या जो उनकी मेमोरीज हैं वो भी एक सॉर्ट ऑफ ओरल एविडेंसेस हैं जो कि हमें इस एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशंस देती हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझेंगे इसको कि दे रिमेम्बर्ड इट एज हम्पी। हम्पी क्या है? हम्पी नाम है बेटा जो कि एक गॉडेस का नाम है, और गॉडेस का जो एक्चुअल नाम है बेटा वो है पंपा देवी। ध्यान रखो, अपनी बुक अपने हाथ में रखो, अपनी नोटबुक अपने हाथ में रखो, और नोटबुक के साथ साथ जो है आप लोग पेन भी अपने पास में रखेंगे ताकि आप उसमें नोट करते जाएं, ताकि आप उसमें देखते जाएं कि मैं क्या बोल रही हूँ और मैं क्या आपको पढ़ा रही हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो पंपा देवी गॉडेस का नाम था, और पंपा देवी का जो टूटा फूटा शब्द या जो उससे जो मॉडिफाइड शब्द होता है उसका नाम था हम्पी। तो हम्पी जो है वो क्या है? यहाँ पर हम्पी जो है फिर अगेन एक जगह का नाम है। ठीक है, हम्पी क्या है? एक सिटी का नाम है, एक जगह का नाम है। ठीक है, तो ये जो हम्पी नाम पड़ा ये पंपा देवी से पड़ा, और पंपा देवी किसका नाम था? एक गॉडेस का नाम था। These oral traditions combined with archaeological finds, मैंने अभी आपको बताया कि everything is not kept in recorded forms। हम हर चीज को रिटन रिकॉर्ड में या रिटन फॉर्म में नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी होता है कि जो ओरल ट्रेडिशंस होती हैं, ओरल ट्रेडिशंस का मतलब होता है कि जो एक से दूसरे को ट्रांसफर होती हैं, माने ओरली इनको हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं, तो इनको हम ओरल ट्रेडिशंस कहते हैं। तो ये जो विजयनगर एम्पायर के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है डियर स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो किस फॉर्म में आती है? ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, ओरल ट्रेडिशंस और जो एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल है उन दोनों फॉर्म में हमारे पास आती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इनका कॉम्बिनेशन है ये आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में हम जो चीजें देखते हैं वो कौन कौन सी होती हैं? आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में जिन चीजों को शामिल किया जाता है दे आर मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड अदर रिकॉर्ड्स हेल्प्ड स्कॉलर्स टू रीडिस्कवर द विजयनगर एम्पायर। माने कि विजयनगर एम्पायर की जब एक्सकवेशंस की गई, उसकी जब खुदाई की गई, तो उस खुदाई के दौरान जो मॉन्यूमेंट्स या जो बिल्डिंग्स हैं उनके जो ruins अवेलेबल हुए, दीज आर द मेन एविडेंसेस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर की जानकारी हमारे स्कॉलर्स को या हिस्टोरियंस को इस तरह से मिली। तो यहाँ तक ये वाली बात आपको समझ में आ गई बेटा अच्छे तरीके से। अब जो है ना हम देखेंगे कि द डिस्कवरी ऑफ हम्पी, ये जो हम्पी है ये इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसकी खोज कैसे हुई? खोज का मतलब अब मैं आपको कौन सी खोज की बात कर रही हूँ? खोज का मतलब है जैसे मैंने आपको बताया ना कि 1336 में ये एम्पायर डेवलप हुआ था, है ना, और उसके बाद जो है फाउंडेशन हुई थी इसकी, और 1565 में तो ये डिक्लाइन हो गया था, है ना, डेजर्ट बन गया था, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था पूरी तरीके से। तो अब मैं जो आप लोगों को बताने वाली हूँ वो ये है कि जो डिस्कवरी का मतलब है वो ये है कि हमें कब पता लगा कि विजयनगर नाम का कोई एम्पायर जो है वो इतनी ज्यादा डेवलप्ड सिचुएशन में रहा था अपने पास्ट में, और वो एम्पायर कैसे रियून हुआ, और वहां पर कब कब और कौन कौन रूलर्स रूल करते रहे। तो अब विजयनगर एम्पायर का जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन था, रूलर्स थे, सोसाइटी थी, डेवलपमेंट्स थे, मॉन्यूमेंट्स थी, बिल्डिंग्स थी, व्हाटएवर was the part of विजयनगर एम्पायर, इसके बारे में हमें कैसे पता लगता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसकी डिस्कवरी जो है वो कब हुई थी? इसकी डिस्कवरी 1800 में हुई थी। जब मैंने आपको
आपको हड़प्पा के बारे में बताया था। जब मैंने आपको इससे पीछे हिस्ट्री के जितने भी लेसन्स हैं, भक्ति सूफी है या जो भी लेसन्स थे, मैंने आप लोगों को साथ साथ एविडेंसेस बताए कि इस लेसन को पढ़ने के लिए, इस जो भी इंफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के लिए हमारे पास मेन सोर्सेज क्या हैं। तो ये जो मेन सोर्सेज हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये यहाँ पर जो डिस्कवरी ऑफ हम्पी की हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो हमारे डिस्कवरीज हैं वो यूरोपियंस के गाइडेंस में हुई। यूरोपियंस जब हमारे देश में रूल कर रहे थे तो उस दौरान हमारे यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई और इसी तरीके से हम्पी की डिस्कवरी हुई। और भी जो है ना हमारी जो प्राचीन हमारी हेरिटेज है, हमारी विरासत है, हमारी जो इतिहास है, उसके बारे में नाना प्रकार की खोजें जो है वो उसी दौरान उसी पीरियड में हुई थी। तो बच्चों, हम बताएंगे आपको कि हम्पी शहर का डिस्कवरी, हम्पी शहर की डिस्कवरी भी 1800 में हुई थी। और ये डिस्कवरी भी किसने की थी? एक इंजीनियर थे, एक एंटीक्वेरियन थे जिनका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी। दोबारा सुनेंगे, कर्नल कॉलिन COLIN मैकेंजी, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। एंड हु वाज दिस कॉलिन मैकेंजी? ये कॉलिन मैकेंजी जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एम्प्लॉय थे। ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इन्होंने अपना पहला सर्वे तैयार किया था और मच ऑफ द इनिशियल इंफॉर्मेशन ही रिसीव्ड was based on the memories of priests of the विरूपक्षा। विरूपक्षा क्या है बेटा? विरूपक्षा यहाँ एक मंदिर का नाम है। विरूपक्षा एक मंदिर है और उस मंदिर के जो प्रीस्ट हैं, उन प्रीस्ट ने जो इन्फॉर्मेशन दी, मतलब वो इन्फॉर्मेशन, वो प्रीस्ट जिंदा थोड़ी था 1336 से लेकर के 1565 तक या 1800 तक, है ना। तो वो जो प्रीस्ट को इन्फॉर्मेशन मिली, वो प्रीस्ट को इन्फॉर्मेशन मिली ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू। माने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जो मैसेजेस मिलते हैं या जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस तरीके से उसको भी इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई। और उसने फिर जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसको दी? कॉलिन मैकेंजी को दी। और कॉलिन मैकेंजी ने फिर एक सर्वे तैयार किया और 1856 में वहाँ पर फोटोग्राफर्स ने आना शुरू कर दिया। वहाँ जो चीज़ें अवेलेबल थी उनकी फ़ोटो लेनी शुरू कर दी और बिगेन टू रिकॉर्ड द मॉन्यूमेंट्स विच इनेबल्ड स्कॉलर्स टू स्टडी देम। और इस तरीके से जो है ना, जो स्कॉलर्स थे उन्होंने जो है ना इनको पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब जब फोटोग्राफर्स अवेलेबल हो गए तो उन्होंने, स्कॉलर्स ने उनके बारे में अध्ययन, उनके बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया। तो अब देखेंगे कि एज अर्ली एज 1836, है ना, एपिग्राफिस्ट बिगेन कलेक्टिंग सेवरल डजन इंस्क्रिप्शंस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस मिली थी। तो जो इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर मिली थी, उन इंस्क्रिप्शंस को किसने पढ़ना शुरू किया? एपिग्राफिस्ट ने। तो एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं? जो कि स्टडी ऑफ एपिग्राफी करते हैं, माने जो एपिग्राफ जो क्या बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस होते हैं उनको स्टडी करते हैं। इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? एपिग्राफिस्ट कहा जाता है। और ये कहाँ मिली थी? टेम्पल्स में मिली थी, हम्पी शहर में। इन एन एफर्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द सिटी एंड द एम्पायर, हिस्टोरियंस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज सोर्सेज। अच्छा, इसके अलावा जो है और भी कुछ हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल थे। और वो सोर्सेज कौन कौन से थे? वो सोर्सेज अवेलेबल थे हमारे पास जैसे फॉरेन ट्रैवलर्स। मैंने आपको बताया ना कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हैं बेटा, वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन हिस्ट्री में, क्योंकि ये जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं। और जब वो किसी कंट्री में ट्रैवल करते हैं उस समय पर वहाँ कौन रूलर थे, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, क्या सोशल सिस्टम था, क्या इकोनॉमिक सिस्टम था, उन सबको वो स्टडी करते हैं। और उन सब की जो है ना वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो लिख के रखते हैं, रिटर्न रिकॉर्ड रखते हैं और अपने कंट्री में वो
पास ऑन करते हैं, अपने कंट्री में जाके अपने रूलर्स को डेडिकेट करते हैं, या उन जो है ना अपनी बुक्स वगैरह प्रिंट करवाते हैं, पब्लिश करवाते हैं। तो ये आप लोगों ने जो है चैप्टर 5 जब थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स पढ़ा था, तो उसमें आप लोगों को ये सारी जानकारी डिटेल में मिली थी। तो बच्चों, अब आपने देखा कि इसके अलावा है ना, जैसे मैंने आपको बताया फॉरेन ट्रेवलर्स है ना, इससे पहले मैंने आपको बताया था मॉन्यूमेंट्स, उससे पहले मैंने आपको बताया था बिल्डिंग्स। इनके अलावा जो कन्नड़ लिटरेचर है, तेलुगु लिटरेचर है, तमिल लिटरेचर है और संस्कृत लिटरेचर है। दोबारा सुन लो, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, ये जो लिटरेचर है, इस लिटरेचर में भी विजयनगर एम्पायर के बारे में काफी जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर हम आएंगे बेटा, वो है कि रायास, नायक्स एंड सुल्तान्स। तो रायास, नायक्स एंड सुल्तान्स, इसमें आप देखेंगे कि रायास, नायक्स एंड सुल्तान्स ये कौन होते थे? राया किसे कहा जाता था, नायक कौन होते थे और सुल्तान कौन होते थे? राया, नायक और सुल्तान किसे कहा जाता था? तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन एंड एपिग्राफिक एविडेंस, टू ब्रदर्स है ना, देखो कि एपिग्राफिक एविडेंस है, एपिग्राफिक एविडेंस का मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन, एक इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो ये बताया जा रहा है कि दो ब्रदर्स थे, एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। ये जो हरिहर और बुक्का, ये जो दो भाई थे, इन दोनों भाइयों ने विजयनगर एम्पायर को फकी फाउंडेशन रखी, माने इन दोनों ने इस विजयनगर एम्पायर की स्थापना की, स्थापना की। और ये कब स्थापना की उन्होंने? ये 1336 में। दिस एम्पायर इंक्लूडेड विद इन इट्स फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर्स पीपल हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन। अच्छा, अब देखो कि साउथ में, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है ना कि साउथ पेनिनसुला में हमारे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, कहीं तमिल बोली जाती है, कहीं तेलुगु बोली जाती है, कहीं कन्नड़ बोली जाती है, तो कहीं मलयालम बोली जाती है। तो यहाँ पर भी यही बात आपको बताई गई है कि ये जो एम्पायर था, इसमें जो है ना, जो फ्रंटियर्स थी वो फ्लक्चुएटेड थी। इसमें जो है ना डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस वाले लोग सब इकट्ठे रहते थे, माने कि इनकी जो फ्रंटियर्स थी वो फ्लक्चुएट करने वाली थी, कि जो है अलग अलग रीजन्स जो थे वो इस सब मतलब मिला करके एक विजयनगर एम्पायर बनाया गया था। तो यहाँ पर केवल एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की प्रधानता नहीं थी, यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग मिलकर के रहा करते थे। तो अब आप देखेंगे कि ऑन देयर नॉर्दर्न फ्रंटियर, इनके नॉर्दर्न फ्रंटियर में विजयनगर किंग्स कंपीटेड विद कंटेम्परेरी रूलर्स, है ना। अच्छा, ये तो मैंने आपको साउथ की बात बताई कि साउथ में तो यहाँ पर जो स्टूडेंट साउथ में तो जो है मैंने बताया कि डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले सभी लोग जो है वो इस विजयनगर एम्पायर का ही एक हिस्सा थे। लेकिन नॉर्दर्न फ्रंटियर में, माने इसके नॉर्थ में, वहां पर जो कंटेम्परेरी रूलर्स थे, कंटेम्परेरी रूलर्स माने कि जो रूलर्स उस समय पर रूल कर रहे थे, उन रूलर्स में आप देखेंगे कि सुल्तान थे डेक्कन के और गजपति रूलर्स थे उड़ीसा के गजपति रूलर्स और डेक्कन के सुल्तान। इन दोनों के साथ में जो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स थे, उनका क्या रहा यहाँ पर, इनकी आपस में जो है ना वो लड़ाइयाँ हुई। किस लिए लड़ाइयाँ हुई? लड़ाई का कारण क्या था? लड़ाई का कारण था कि फर्टाइल रिवर वैलीज पर कंट्रोल किसका होगा। जो बीच में फर्टाइल रिवर वैलीज थी उन पर कंट्रोल करने के लिए, और वहाँ जो रिसोर्सेज थे और जो प्रॉफिटेबल, ल्यूक्रेटिव का मतलब है प्रॉफिटेबल ओवरसीज का ट्रेड था, उस पर कंट्रोल करने के लिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो विजयनगर किंग्स की का कंपटीशन रहता था उड़ीसा के गजपति रूलर्स के साथ में और डेक्कन के सुल्तान्स के साथ में। आपको मेरी आवाज समझ में आ रही है? आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ वो सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? तो ठीक है बेटा। एट द सेम टाइम इंटरेक्शन बिटवीन दीज स्टेट्स लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज। अब देखो कि जब
इसी तरह से जब जो है साउथ के जो साउथ में तो मैंने बताया कि विजयनगर रूलर्स थे, है ना, विजयनगर के किंग्स थे, और मैंने आपको बताया कि डेक्कन में सुल्तान्स थे, और मैंने आप लोगों को बताया कि उड़ीसा में उस समय पर गजपति रूलर्स थे। तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस जब इनके ये तीनों आपस में compete करते थे पावर को लेकर के और रिसोर्सेज पर कंट्रोल को लेकर के, तो अब मैंने आप लोगों को ये बताया कि जब ये लोग आपस में एक दूसरे से मिलते थे तो इंटरेक्शन होता था, और इंटरेक्शन होता था बेटा आइडियाज का, और स्पेशली इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि आर्किटेक्चर के फील्ड में जो आइडियाज थे उनको बहुत ज़्यादा शेयर किया जाता था। तो जो विजयनगर रूलर्स थे बोरोड कंसेप्ट्स एंड बिल्डिंग्स टेक्निक्स विच दे देन डेवलप्ड फर्दर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये वाली बात जो है स्पेसिफाई की है, और आपके लिए इस लेसन में भी ये बात स्पेसिफिकली मेंशन की गई है। उसका रीज़न ये है कि हम लोगों को विजयनगर एम्पायर का जो डेवलपमेंट है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बेटा, वो हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर एम्पायर की बिल्डिंग्स के बारे में। तो विजयनगर एम्पायर्स की जो बिल्डिंग थी, विजयनगर एम्पायर की जो बिल्डिंग्स थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो आइडियाज शेयर किए गए थे मैक्सिमम या जो है ना खास तौर पर वो कौन से आइडियाज थे, वो बिल्डिंग के आइडियाज थे, माने बिल्डिंग्स को जो है ना वो किस तरीके से बनाया गया था, ये आइडियाज जो है ना वो ज़्यादा यहाँ पर बताए गए थे। तो अब आप लोग देखेंगे कि some of the areas that were incorporated within the empires had witnessed the development of powerful states such as those of the Cholas in Tamil Nadu and the Hoysals in Karnataka। और कुछ जो क्या बोलते हैं पावरफुल जो हमारे ये स्टेट्स थे, जैसे कि कर्नाटक में और जो है आपका तमिलनाडु में, तो यहाँ पर जो है ना ये अलग रूलर्स थे। चोलास जो है वो तमिलनाडु में रूल करते थे और कर्नाटक में होयसल रूलर्स रूल करते थे। तो ये लोग जो है बहुत बड़े पैट्रन्स थे बिल्डिंग्स के। ये इन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे। चोल रूलर्स के मंदिरों के बारे में, पल्लव रूलर्स के मंदिरों के बारे में, टेम्पल्स के बारे में आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। आप देखेंगे कि बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजावुर में बनाया गया है, चेन्ना केशवा टेम्पल एट बेलूर, ये जो है ना ये सब टेम्पल्स जो है वो चोला रूलर्स ने और होयसल रूलर्स ने बनवाए थे। कहाँ बनवाए थे? ये बनवाए थे इन्होंने कर्नाटक में और जो है तमिलनाडु में। ठीक है, तो बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में है और बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में है, और दूसरा जो टेम्पल है वो कहाँ पर है बेटा? वो है कर्नाटक में और तमिलनाडु में टेम्पल्स बनवाए गए थे। द रूलर्स ऑफ विजयनगर हु कॉल्ड देमसेल्व्स, यहाँ जो विजयनगर के जो रूलर्स थे बेटा वो अपने आप को क्या कहते थे? वो अपने आप को बोलते थे रायाज। मतलब ये एक डेजिग्नेशन थी, ये एक पोस्ट थी कि जो अपने आप को कर्नाटक यहाँ के जो रूलर्स थे वो अपने आप को विजयनगर एम्पायर के रूलर्स रायास कहते थे। बिल्ट ऑन दीज ट्रेडिशंस एंड कैरीड देम एज वे विल सी। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा किंग्स एंड ट्रेडर्स। तो किंग्स एंड ट्रेडर्स, इसमें हम पढ़ेंगे कि यहाँ कौन कौन किंग्स हुआ करते थे और किस तरीके से वो ट्रेडिंग किया करते थे। तो as warfare during these times depended upon effective cavalry। अब देखो सेना पर जो है वो डिपेंड करता था इफेक्टिव जो लड़ाइयाँ हैं वो कैसे होंगी, मतलब लड़ाइयाँ अगर हो रही हैं तो लड़ाइयाँ की लड़ने के लिए उनके पास कैवलरी होनी चाहिए, सेना होनी चाहिए, हॉर्सेस होने चाहिए, हॉर्स पावर होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है ना, अब हॉर्सेस यहाँ अगर अवेलेबल नहीं है, इस पार्ट में ज़्यादा हॉर्सेस नहीं होते थे क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट्स ज़्यादा होते थे। तो हॉर्सेस जो है ना ये लोग कहाँ से लाते थे? अरेबियन कंट्रीज से हॉर्सेस को। तो अरेबियन कंट्रीज से ये हॉर्सेस को क्या करते थे? ये अरेबियन कंट्रीज से इंपोर्ट किया करते थे हॉर्सेस को।
इसके बाद देखेंगे कि यहाँ सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट किया करते थे और ये ट्रेड कैरी करते थे, और इस ट्रेड में जो है ना ये लोग इनको जो हॉर्सेस वगैरह थे उनको जो है ना मंगाया करते थे। लोकल जो कम्युनिटीज थी उसमें कुछ मर्चेंट कम्युनिटीज थी, और उन मर्चेंट कम्युनिटीज को क्या कहा जाता था, उन मर्चेंट कम्युनिटीज को कुदिराई चेट्टीज कहा जाता था या हॉर्स मर्चेंट्स कहा जाता था। ये लोग भी हॉर्स के एक्सचेंजेस में पार्टिसिपेट किया करते थे, माने दीज वर लोकल मर्चेंट्स और दीज वर लोकल ट्रेडर्स कह सकते हैं इनको। और ये किस चीज़ का ट्रेड करते थे, ये हॉर्सेस का ट्रेड करते थे। हॉर्सेस के ट्रेड में ये लोग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। इन लोकल कम्युनिटीज़ को क्या कहा जाता था, कुदिराई चेट्टीज, कुदिराई चेट्टीज और हॉर्स मर्चेंट्स। हॉर्स मर्चेंट्स इंग्लिश में कहते थे, कुदिराई चेट्टीज जो है ना वो इनको कहते थे मर्चेंट्स को, ये लोकल भाषा में कहा जाता था। From 1498 other actors appeared on the west coast। याद आ गया होगा आप लोगों को, 1498 मैंने बोला है बेटा, तो 1498 में क्या हुआ था, 1498 में यूरोपियंस स्पेसिफिकली पोर्टुगीज इंडिया में वेस्टर्न कोस्ट पर आ चुके थे। और जब ये वेस्टर्न कोस्ट पर इंडिया में आ चुके थे तो आप लोगों को ये भी याद रहना चाहिए, ये भी याद रखना होगा कि इन लोगों ने यहाँ आकर के ट्रेडिंग में और यहाँ पे मिलिट्री स्टेशंस बनाने शुरू किए थे और यहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर दिया था। और सब कॉन्टिनेंट में स्पेसिफिकली वेस्टर्न कोस्ट पर इन्होंने अपनी जो है ना क्या कहना चाहिए उसको, अपनी छाप छोड़ दी थी और उन्होंने अपनी जो पावर को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया था। और इन लोगों ने दे सुपीरियर मिलिट्री और ये लोग जो थे ना, ये इनके पास में टेक्नोलॉजी सुपीरियर थी, इनके पास में जो है ना मस्केट्स अवेलेबल थे, इनके पास जो है ना ये मतलब पॉलिटिकल प्लेयर्स थे। तो इस तरीके से इन लोगों ने यहाँ इंडिया में आकर के और इंडिया के जो लोग थे, जो लोकल लोग थे, उन लोगों के साथ में पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया और ट्रेड में अपने आप को ज़्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी शुरू कर दी, अपनी सुपीरियरिटी दिखानी शुरू कर दी, अपनी डोमिनेशन दिखाना शुरू कर दिया। और इस तरीके से जो है कि लोकल ट्रेडर्स के साथ में इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ने लग गई थी। In fact, Vijayanagar was also noted for the markets dealing in spices, textiles and precious stones. Trade was often regarded as a status symbol for such cities, which boasted of a wealthy population that demanded high-value exotic goods, especially precious stones and jewelry. अब यहाँ देखेंगे कि विजयनगर एम्पायर में हॉर्सेस के अलावा देवर अदर थिंग्स ऑल्सो विच वर ट्रेडेड। और उनका ट्रेड क्या क्या चीज़ों में होता था, एक तो थे वो हाई वैल्यू एग्जॉटिक गुड्स, दूसरा था प्रेशियस स्टोन्स, क्योंकि स्टोन्स यहाँ पर अवेलेबल थे, अच्छे प्रेशियस स्टोन्स यहाँ पर अवेलेबल थे, ज्वेलरी यहाँ पर अवेलेबल थी, और इनका भी जो है ना ये लोग अच्छा खासा ट्रेड किया करते थे। और जो रेवेन्यू थी दैट वाज डिराइव्ड फ्रॉम ट्रेड टू टर्न कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट। और जो भी इनको यहाँ से इनकम होती थी उस इनकम को ये लोग यूज करते थे किसमें, स्टेट की प्रॉस्पेरिटी में उसको यूज किया करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ आज मैंने जो पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अब इसमें इस लेसन में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स दी गई हैं वो भी आप लोगों को करनी है। और इसके अलावा जो है आप लोगों को जो ये सोर्सेज वाले टॉपिक्स हैं वो भी आपको ध्यान से करने हैं, क्योंकि इस लेसन में जो सोर्सेज दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पूछे जा सकते हैं आप लोगों को, क्योंकि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये सब बातें समझ में आई हैं जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन की हैं। तो चलो मैं आप थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ, क्या क्या आप लोगों ने इसमें पढ़ लिया है और क्या क्या आपको इसमें समझ में आया है, मैं पूछ लेती हूँ। तो चलिए दिशांत बेटा बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजयनगर? दिशांत।